Hello, my friends. This is me, Tushar Mondkar, welcoming you all again in the second part of the work power energy module solving. So, now what we are going to do, we are going to solve some questions. Those questions that are easy, I will just tell you the idea or the formula behind it. आपको उसको सॉल्व खुद करना है और जो डिफिकल्ट लेवल के है वो मैं सॉल्व करूँगा. पहला क्वेश्चन बोला है, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of force 5 Newton. The first thing that you should know is to write given data. तो डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको 10 मीटर, फोर्स दिया है आपको 5 न्यूटन. वर्क डन अगर प्रोवाइडेड है 25 जूल, हमें निकालना है एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट मीन्स थीटा. इफ़ यू रिकॉल, मैंने वर्क डन का फॉर्मूला याद करने को बोला था, एफ एस कॉस थीटा. यूज दिस फॉर्मूला. मेनी स्टूडेंट्स हैव डाउट इन फाइंडिंग आउट एंगल, इसीलिए मैं ये सम को सॉल्व कर रहा हूँ. वैसे ये ईजी है. वर्क डन इज 25, force is 5, displacement is s into cos theta. Now once you write this, you know 5 tens are 50, so we get 25 upon 50 equals to cos theta. So that will be equivalent to half equals to cos theta. यहाँ से आपका थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2. एंड अगर आप देखोगे तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसीलिए cos इनवर्स ऑफ हाफ विल बी 60. हो गया ये क्वेश्चन. सेकेंड, if the force and displacement of a particle in the direction of force, in the direction मतलब थीटा 0, और अगर थीटा 0 है तो वर्क डन डायरेक्टली होता है एफ एस, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन. तो अगर समझो फोर्स भी डबल हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स ओल्ड वर्क नहीं हुआ क्या? डेफिनेटली. सो डब्ल्यू डैश विल बी 4 टाइम्स ओल्ड वर्क. तो बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. Two bodies of masses 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of the tower. At a point 20 cm from the ground, both the bodies will have the same. What? पहली बात तो आपको समझना है कि जब मैं बॉडी ड्रॉप करता हूँ तो मैं फ्री फॉल कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. फॉर फ्री फॉल द फॉर्मूला इज √2gh. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी मास का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है. दैट मीन्स वेलोसिटी is indeed independent of the mass of those bodies. Next question is question number 4. The work done in pulling up a block of wood weighing 2 kilonewton for a length of 10 meter, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी है. Then on a smooth plane inclined at an angle of 15 degree etc etc. तो मतलब आपको पहली बात तो वेट दिया है ब्लॉक का. समझो ये ब्लॉक है और ये पर्टिकुलर उसका work done on pulling a block of wood weighing 2 kg on for length of 10 meter on a smooth incline at an angle of 15 degree with the horizontal. ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री कर रहा है. आपको पता ही है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा. अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो वो होता है एफ एस कॉस थीटा, बराबर ना यहाँ पे. बट सीन क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. लेट मी शो यू व्हाई. तो पहली बात तो लेट अस ट्राई टू कंसिडर अ प्रॉपर स्लोप, और इस पर्टिकुलर स्लोप का जो एंगल है दैट एंगल इज 50. अभी इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक का वेट है 2 किलो न्यूटन. ओके, बट सीन क्या होता है, जो वेट होता है ना, वेट वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है बट एकदम स्ट्रेट लाइन में. एंड हम लोग का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है. वी वॉन्ट फोर्स दैट इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So that is why I am going to resolve this particular component or resolve this particular force into 2 component. So अगर समझो ये एंगल 15 आता है तो this particular angle will also be 15. By that logic ये हो जाएगा W cos 15 because theta loves cos, and this another angle will become W sin 15. तो ये हो गया अपना फोर्स जो वर्क डन से एसोसिएटेड है. अभी आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को पुल कर रहे हो फॉर द लेंथ ऑफ 10 मीटर. सो दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओवर हियर 10 मीटर. तो अगर अभी वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हो तो वर्क डन विल बी माइनस एफ इंटू एस. माइनस क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है. हम इसको पुल कर रहे हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में, वेट उसका नीचे की तरफ है. तो दैट मीन्स now if we find out the work done, it will be minus W sin 15 into
this displacement. But as they have given all the answers in positive, हम लोग भी mod यूज़ करेंगे and we will try to find out using like this. तो आपको देखो W पता है, किलो न्यूटन को न्यूटन में लिखो, आपको sin 15 भी दिया है वो भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है आपको 10 मीटर. सॉल्व करो, you will get final answer. Now let us try to solve question number 5. In question number 5 they have given it like this: a force of 5 Newton making an angle theta with the horizontal acting on an object displaces it by मतलब displacement 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains the kinetic energy मतलब change in kinetic energy of object is 1 joule, then the horizontal component of force will be what? तो हमें horizontal component find out करना है. देख बड़ी, अगर समझो ये displacement है horizontal direction में और अगर समझो ये हुआ आपका फोर्स, तो दिस पर्टिकुलर फोर्स और एस के बीच में थीटा एंगल है, तो एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा हो जाएगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा हो जाएगा. दे वांट अस टू फाइंड आउट दिस एफ कॉस थीटा, बट कैसे? पहली बात तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैं फोर्स, अच्छा पूरा का पूरा लिखो सर, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इन्वॉल्व है ना तो वी कैन नॉट इग्नोर इट. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एफ कॉस थीटा को क्लब कर दो, एस को सेपरेट कर दो. एट द सेम टाइम अगर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पता है तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा के. तो यहाँ पे आएगा 1, एफ कॉस थीटा अननोन है उसको एक्स बोलते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट 0.4 है, सो इट विल बी 1/0.4. सॉल्व इट फर्दर टू गेट फाइनल आंसर. 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक मैन है जो स्क्वाट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, स्क्वाट मतलब उठक बैठक कर रहा है, ओके. Get straight up and stand. The force of reaction on the ground on the man during the process is what? तो अगर समझो एक पर्सन है जो ग्राउंड पे अभी बैठा हुआ है और उसको खड़ा होना है, what is going to do? ऑब्वियसली वो ग्राउंड को पुश करेगा. जब तक वो ग्राउंड को पुश नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगा. Now according to Newton's third law, for every action there will be equal and opposite reaction. तो जब वो पर्सन नीचे पैर लगा, धक्का लगा के पुश करेगा तो ग्राउंड भी तो उसको पुश कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स इनिशियल लेवल के लिए उसके बॉडी के ऊपर बढ़ेगा. बट वंस ही स्टैंड्स अप, जब वो स्टेबल कंडीशन पे खड़ा होता है तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाए, सॉरी, तो जो बड़ा हुआ फोर्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली एट फर्स्ट द नॉर्मल रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन mg एंड लेटर बिकम इक्वल्स टू mg. तो पहले ग्रेटर देन mg क्यों हुआ? क्योंकि उसने फ्रिक्शन लगाया ना ग्राउंड पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया टू लिफ्ट हिमसेल्फ अप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अ बाइसिकलिस्ट comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. The work done by bicycle on the road. देखो फनी चीज़ है, ये रोड है, रोड के ऊपर साइकिल है. अभी ऑब्वियो है कि फ्रिक्शन इस साइकिल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगा और फ्रिक्शन वर्क करेगा, इसीलिए ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी. और वो आप वर्क डन आराम से निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला माइनस एफ एस. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. फ्रिक्शन का फोर्स आपको 200 दिया है और डिस्प्लेसमेंट 10, तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली 2 किलो जूल के आसपास फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है साइकिल के ऊपर. तो बट उन्होंने वो नहीं पूछा है, उन्होंने वो ऑप्शन दिया है, मतलब 2000 जूल, आप बोलोगे 2000 जूल और आप मार्क कर दोगे, बट देन उन्होंने बोला है कि जीरो एक ऑप्शन है. अभी जीरो क्यों राइट है वो बताता हूँ. तो वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड है. क्या साइकिल रोड को डिस्प्लेस कर सकता है? वो रोड को हिला सकता है? बिल्कुल नहीं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज जीरो. तो साइकिल उस पर्टिकुलर रोड पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज वाई दैट वर्क डन विल बी जीरो. तो ये कौन सा वर्क डन है? ये वो वर्क डन है जो फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है साइकिल के ऊपर, साइकिल को स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे मुझे इक्वेशन दिखता है, मैं डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचना चालू करता हूँ. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. A force acts on a 30 gram particle, so mass is given as 30 gram in a such a way that the position of the particle as a function of time, तो x का वैल्यू दिया है 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter and t is in seconds.
द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो मतलब आपको 0 सेकेंड पे स्टार्ट करना है और 4 सेकेंड तक जाना है. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहाँ पे देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पे यू वुड थिंक दैट ना कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट करके कुछ करेंगे, बट इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. ट्रस्ट मी, द रीज़न वाई यू कांट सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट आपको एक डेफिनेट वैल्यू नहीं दी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे डेफिनेट वैल्यू के लिए? वी आर गोइंग टू डेरिवेट इट. तो इसको डेरिवेट करने के लिए वी विल यूज v विच इज dx बाय dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा. t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1. फिर 4 है, -4 वो बाहर आएगा. t स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t. t क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3t स्क्वायर. इसी तरह से आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया. बट नाउ व्हाट? Once you have created the formula for velocity, the next goal and next important thing that we are going to do is to properly create the equation and put time का value. So this will be 4 2s are 12 plus 3t square. तो आपका एक टाइम है 0 सेकेंड और दूसरा टाइम है 4 सेकेंड. दोनों के दोनों टाइम्स के लिए आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे. तो आप जब 0 पुट करोगे तो ये 0 होके आपको वेलोसिटी आएगा 3 मीटर पर सेकेंड. और जब 4 पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा 3 - 4 48 51 19 मीटर पर सेकेंड. सो वी गॉट 19. तो 2 वेलोसिटीज हो गए. क्या सिखाया था? जब 2 वेलोसिटीज अवेलेबल है तो आराम से वर्क डन निकलेगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. सो यू कैन नाउ यूज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट मास इनटू SI यूनिट. चाहे तो हाफ m को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा. v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर वो टफ लग रहा है तो यू कुड ऑल्सो डू इट लाइक दिस. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अभी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा और आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 9. एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ बॉडी गिव्स व्हाट? तो एरिया ऑफ क्या बोला है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. देखो मैंने बहुत बार आपको ये लॉजिक सिखाया. कभी भी आपको अगर एरिया अंडर कर्व निकालना है तो उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो जो एक्सिस एस पे दिए है. तो लाइक आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट एस होता है. तो कैंसिल होके मीटर पर सेकेंड बनेगा. सो दैट मीन्स एरिया अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस केस में फाइंड आउट करके मिलेगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी. बट एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कहीं पे भी वेलोसिटी अवेलेबल नहीं है. देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग इन अनदर वे? तो कोई और वे है क्या? तो आप चाहे तो जस्ट अ मिनट गाइस, हैव आई मेड एनी मिस्टेक? यस, डेफिनेटली आई हैव मेड मिस्टेक. ओ तो ये देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है. मैंने गलती से एस लिखा, तो दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. बट मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इज वेलोसिटी का स्क्वायर. तो मुझे ऐसी कोई टर्म चाहिए जिसमें वेलोसिटी स्क्वायर मिले. इम्पल्स में तो वेलोसिटी स्क्वायर नहीं आया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास में नहीं आया. बट अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर और उसका पर यूनिट मास, दैट मीन्स मास कैंसल, तो आपको बचा क्या? v स्क्वायर. So the correct option is option C. Let's move on with the next question, question number 10. A body of mass 1 kg is thrown upwards with the velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एयर के वजह से कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, एयर कितना नुकसान कर रहा है अपना, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. कोई बड़ी चीज़ नहीं है. देखो सिंपल सा कंसेप्ट है. आपने कितना प्रोवाइड किया वो पहले देखते हैं. सो यू हैव प्रोवाइडेड 20 मीटर पर सेकेंड एंड वो ऊपर जाके रेस्ट पे जाने वाला है. मतलब इनिशियल उसका वेलोसिटी है u 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. तो
काइनेटिक एनर्जी या फिर आपने जो वर्क डन प्रोवाइड किया दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। मैं आंसर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करूंगा, सो दैट विल बी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। मास आपको दिया है दैट इज़ 1 और वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज़ 20 का स्क्वायर, सो डायरेक्टली यू कुड राइट 400। और ऑब्वियसली यू का वैल्यू फाइनल वी का वैल्यू 0 है, तो यू विल गेट 0 एज आंसर। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। तो ये हो गया आपका 200 जूल करके वर्क डन। अभी ये वर्क डन जो आपने प्रोवाइड किया वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी चीज़ जो है वो है कि एयर को अपोज करने में यूज़ हुआ। क्योंकि एयर है ना, एयर जब आप इस ब्लॉक को ऊपर फेंकते हो बराबर, तो ना एयर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग एफ एयर या फिर ड्रैग बाय द एयर बोलते हैं। तो एयर हमेशा अपोज करना चाहेगा आपके मोशन को। तो एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, क्या करेगा एयर आपके मोशन को अपोज करेगा। एंड दैट इज़ वाई अभी अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, या फिर ये वर्क डन किस किस के लिए यूज़ हुआ है, तो वर्क डन यूज़ हुआ पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड एयर को ओवरकम करने के लिए। सो वर्क डन बाय एयर को ओवरकम करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, वर्क डन बाय एयर निकालना है तो आप इसको w एयर लिखेंगे। w गिवन है 200, आपको हाइट वगैरह सब डेटा पता है, सब्सटीट्यूट करो, आंसर फाइंड आउट करो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th में बोला है a body of mass 2 kg is being dragged with uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the body and surface is 0.20. Then the amount of heat generated. तो फ्रिक्शन के वजह से वर्क हो रहा है और उसके वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। देखो क्या हो रहा है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और ये ड्रैग कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है 2 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ओबड़ धोबड़ है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है आपको, दैट इज 0.20। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स आपको क्यू कैलकुलेट करना है। अभी देखो हीट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि वर्क हो रहा है। तो जब फ्रिक्शन वर्क करने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हीट रिलीज होगी। तो पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस वर्क डन को। तो वर्क डन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आपको अगर शॉर्टकट याद है तो आप शॉर्टकट के लिए म्यू mg भी यूज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग क्या बोली है उन्होंने, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बट डू वी हैव डिस्प्लेसमेंट डियर? देखो क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट? नहीं, आपके पास ऑन द अदर हैंड टाइम है दैट इज 5 सेकेंड एंड स्पीड है। तो आप जब एक्सेलरेशन सेम रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है ना, तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता सिस्टम में, एक्सेलरेशन 0 होता है, तो यू कुड डायरेक्टली रिप्लेस डिस्प्लेसमेंट एज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो आपका वर्क डन हो जाएगा म्यू mg इनटू vt। वंस यू गेट दिस पर्टिकुलर वर्क डन, आप क्या करोगे, आप एक लॉजिक यूज करोगे। जो भी आपका ही वर्क डन होता है वो होता है J टाइम्स Q, वेयर J इज एक्चुअली कन्वर्टर ऑफ जूल एंड कैलोरी। अभी ये क्यों यूज करते हैं वो बताता हूँ। वर्क डन जो मेजर किया जाता है वो जूल में मेजर किया जाता है और क्यू जो है वो कैलोरी में मेजर किया जाता है। एंड हेंस टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग J इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे टाइप के सम आएंगे जिसमें वर्क डन और हीट का इंटरकनेक्शन होगा, रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे के फॉर्म में, तो आप J यूज करोगे साथ में। तो J का वैल्यू 4.2 होता है। अभी आपको W ऊपर से मिलेगा, आपको Q निकालना है, J का वैल्यू भी मैंने बताया। गो ऑन एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। A body of mass 5 kg rests on rough horizontal surface of coefficient of friction 0.2. The body is pulled through a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it will be what? पहली बात तो क्या हो रहा है, फिर से इमेजिन करते हैं। एक बॉडी है जो 5 kg का है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक बॉडी है जो 5 kg का है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मास दिया है आपको 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। द बॉडी इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर
बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो ये F लगाया आपने 25 न्यूटन एंड बॉडी कितना पुल हो गया उसके वजह से, तो 10 मीटर से उसका मोशन हो गया है। द काइनेटिक एनर्जी निकालना है अपने को, करेक्ट। पहली बात तो आप फोर्स लगा रहे हो, माना आप फोर्स लगा रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, बट फ्रिक्शन चुप बैठा है क्या? नहीं, फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। तो आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोज करेगा। तो जो अगर समझो मैं टोटल वर्क डन की बात करूंगा तो नेट वर्क डन विल बी वर्क डन बाय यू माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करने की कोशिश कर रहा है। वर्क डन बाय यू विल बी सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एफ 25 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, करेक्ट, वो नोट डाउन किया मैंने। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, दैट इज 10। तो अभी ये 250 हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 0.2, एम का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10 इंटू 10, आपको नेट वर्क डन मिलेगा इक्विवेलेंट टू 150 जूल। सो वी विल गेट द आंसर एज 150 जूल। तो ये आपका हुआ डब्ल्यू नेट। बट डियर, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? डेल्टा के विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो द आंसर विल बी 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. The block of mass 1 kg slides down on a rough inclined plane, inclination 60 degree from the top. ओके, ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया है, इंक्लिनेशन वाला। आई थिंक दिस वन, 4th वन। बट यहाँ पे थोड़ा स्टोरी अलग है, तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, जो स्लाइड डाउन हो रहा है ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स टॉप। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। और कितना लेंथ कवर कर रहा है वो? तो लेंथ कवर कर रहा है 1 मीटर का। एंड ऑब्वियसली बाकी डेटा भी लिखूंगा, जैसे कि ये 60 दिया है, देन मास दिया है उसका 1 kg, देन उसके बाद म्यू इज गिवन एज 0.5 और कुछ दिया है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। देखो, पहली बात तो इसका अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये mg हो जाएगा, ये कंपोनेंट 1 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 1 हो जाएगा, करेक्ट हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो मैं mg के ऊपर फोकस करूंगा कि फ्रिक्शन के ऊपर फोकस करूंगा? फ्रिक्शन के ऊपर, करेक्ट। तो दैट इज़ वाई मेरा जो प्राइमरी गोल होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के रिलेटेड होगा। अगर आप मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरह से होगा, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका F। अभी ये जो पर्टिकुलर फोर्स है वो पर्टिकुलर फोर्स आपके नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड है गाइस। So if this is the 60 degree, a block of mass 1 kg slide down rough inclination 60 degree from its top. If the coefficient of kinetic friction is 0.5 and the length of the plane is 1 meter, then work done against the friction. So if I am considering this as my frictional force, then frictional force हमेशा अपोज ही करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ओके गॉट इट, ठीक है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो देखो, आपका अगर वर्क डन होगा तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके होगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा F और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अभी देखो, फ्रिक्शनल फोर्स किससे इक्वेट करोगे? तो फ्रिक्शनल फोर्स रखोगे म्यू एन जितना। अभी n क्या है आपका? तो देखो, ये 60 है तो ये भी 60 हुआ, तो बाय दैट लॉजिक ये हुआ mg cos 60 और ये वाला कंपोनेंट हुआ mg sin 60। इफ़ यू रिकॉल, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करोगे जो सरफेस को परपेंडिकुलर है। एंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक यू कैन ईजिली राइट दैट म्यू
एन के जगह लिखोगे mg cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप, कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो 1 मीटर का। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आप सारा डेटा पुट करो, यू विल गेट वर्क डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू the questions that are based on work done by variable force. As discussed, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हेडिंग नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो यू नीड टू यूज F इक्वल्स टू सी एक्स वाला रेफरेंस। फोर्स एक्स के पोजिशन के ऊपर डिपेंड है, दैट्स वाई आप इंटीग्रेशन यूज करोगे। तो अगर एफ एक्स के टर्म्स में आएगा, अगर एफ जो है वो एक्स के रिप्रेजेंटेशन में आएगा, एक्स के फॉर्म में आएगा, तो वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। तो अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, सो दैट इज एफ इक्वल्स टू सी एक्स, एंड ये लिमिट दिया है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट दिया है x1। हमें पूछ रहे हैं वर्क डन निकालो, एकदम इजी चीज। वर्क डन विल बी x1 x2 f dx। ओके, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जरूर रट्टा करना ये सब प्रोसेस करने से पहले। सी एक्स डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स रेस टू एन, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझी अभी भी, तो दैट मीन्स आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। प्लीज़ गो बैक टू द बेसिक, आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़ के आओ, तभी ये चीज़ समझेगी। 0x1 0x1, फिर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स मैं x के जगह x1 पुट करूँगा एंड देन बाद में x के जगह 0 पुट करूँगा, सो आई विल गेट cx1 स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी सेम वे में आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर दैट इज f इंटू डी एक्स। क्या करना है, हर एक टर्म को सेपरेट कर दो अगर आपको टफ जा रहा है तो। यू कुड राइट इट एज 0 से 5 7 dx माइनस 0 to 5 2x dx प्लस 0 to 5 3x स्क्वायर dx। फिर कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, x कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं, 3 बाहर लिया, एंड वंस वी आर डन विद दिस then we are going to use simple integration के formulas, like for example integration of dx is x, so this will become 7x, integration of x is x square by 2, so this will become x square by 2, integration of x square is x cube, so this will become x cube by 3. Then we are going to put common limit 0 से 5, 2 2 cancel, 3 3 cancel, let's use upper limit minus lower limit, that means एक बार मैं x के जगह 5 पुट करूँगा तो I will get 7 into 5 minus 5 square plus 5 cube minus lower limit x के जगह 0 0 minus 0 plus 0 0 0 easy, so 7 5s are 35 minus 5 square is actually 25 plus 5 cube is 125. if you solve it your answer will be 135. I guess हम लोगों ने ये क्वेश्चन सेम क्लास में भी डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन, in the third question they have given a body of mass 3 kg is under the force of under a force which causes a displacement given by s equals to t cube by 3. तो आपको s का वैल्यू प्रोवाइडेड है यहाँ पे। फाइंड अ वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व कर पाओगे, वही चीज़ एफ एंड डी एस वाला लॉजिक, बट आपके पास एफ ही अवेलेबल नहीं है, देन हाउ कैन यू सॉल्व। बट आपके पास एस अवेलेबल है, करेक्ट, तो आप एस को यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दैट, लेट मी शो यू। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक के लिए आपको यूज करना होगा डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर अपॉन 3, कैंसल। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का, दैट इज 2t। अगर आपको फोर्स निकालना है तो दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज गिवन आउट टू बी 3 kg, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्सेलरेशन इज 2t, दैट इज 6t। इसी तरह से आपने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अभी अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है तो वर्क डन का फॉर्मूला विल बी इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस। अभी यहाँ पे एस के टर्म में डिस्कस कर रहे इसीलिए एफ का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 60। प्रॉब्लम है डी एस का, हाउ कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डी एस, सो फॉर दैट यू विल यूज दिस पर्टिकुलर लॉजिक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डी एस
by dt is actually equals to t square. Therefore ds will be equals to t square dt. ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें टाइम के टर्म्स में मिले. या तो मुझे f डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लाना चाहिए था, या तो मुझे टाइम जो आपका ds है उसको रिप्लेस करके टाइम के टर्म में लाना है. तो एक ही टाइप में यू नीड टू डू इट. नाउ यू कैन पुट दिस ds के जगह t स्क्वेयर इंटू डी टी. So your formula become 6t cube into dt. The rest is easy integration. आपका लिमिट अप्लाई हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो फर्स्ट 2 सेकेंड, दैट मीन्स 0 से लेके 2 सेकेंड तक. सॉल्व करो, 6 बाहर आएगा, t⁴/4 हो जाएगा. देन यूज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट टू गेट द फाइनल आंसर. Let's move on with the next question, that is question number 4. Two spring constants 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन. तो K1 दिया है 1500 नोटेड डाउन, K2 दिया है 3000 नोटेड डाउन, आर स्ट्रेच विथ सेम फोर्स. they will have potential energy in the ratio of what? देखो, potential energy for the spring is given by half into kx square. बट ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट सेम फोर्स. तो मुझे कुछ भी करके फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. वी नो दैट F इक्वल्स टू के एक्स, देयरफॉर यू कैन रिप्लेस x विथ F बाई के. तो आपका u हो जाएगा हाफ इंटू के जो ऑलरेडी था, x स्क्वायर विल बी F बाई के का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम हाफ के F स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कैंसल्ड आउट. तो you will get u equals to half F square by k. As you can see over here, u is inversely proportional to k, and that is why u1 by u2 will become k2 by k1. k2 is 3000, k1 is 1500, so the correct answer will be 2:1, and we are done with the sum. तो अभी सर आपने यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी क्यों यूज़ किया, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता है यहाँ पे. क्योंकि मुझे x के बारे में कुछ पता नहीं था, वेदर x इज कांस्टेंट और नॉट. यस, बट आई डू नो अबाउट द f. तो मैंने x को f के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, it stores 100 joule of energy. If it is stretched further by 2 centimeter, then the stored energy will increase by what factor? एकदम इजी क्वेश्चन है. जब भी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज करना है तो आप u2 माइनस u1 करोगे. u2 विल बी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. आपको x2 पता है, फाइनल पोजीशन x1 पता है, आपको k पता नहीं है आई गेस, है ना. यस, आपको k के बारे में पता नहीं. अच्छा, बाय द वे ये सम देख के ना आप कंफ्यूज हो जाओगे. लेट मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. तो आपको डेल्टा u के बारे में पता है और कुछ नहीं पता है ना. नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग. ओके. सो आपको डेल्टा u ये यूज़ करना है. थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचते हैं. फिर क्या बोला है, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर. तो अगर मैं उसको सिर्फ 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 100. तो दैट मीन्स u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करते हैं. 100 हाफ k का वैल्यू नहीं पता, x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.02 का स्क्वायर. ओके, तो दिस विल बिकम हाफ इंटू k इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे 100 हो जाएगा. इधर से k फाइंड आउट करो गाइज. एक बार k मिल गया तो वो k ऊपर पुट करना. नॉट ओनली दैट, आपका x1 कितना था, 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर. x2 कितना होगा इसमें और 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर या फिर 0.04 मीटर. ये ट्राई करो and try to figure out the solution of this particular question. Sixth question we are going to solve in very easy way. A spring when stretched by 2 mm, its potential energy becomes 4 joule. If it is stretched by 10 mm, its potential energy equals to what? तो अगर समझो आपके पास एक स्प्रिंग है तो और पोटेंशियल एनर्जी और जस्ट इसका रिलेशन है. देखो u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, करेक्ट. k कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग सेम है, हाफ कांस्टेंट है. यूज u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. 1-2 का 1-2 लॉजिक याद करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सेवेंथ क्वेश्चन. In seventh question, a spring with spring constant k
When stretched through 1 centimeter, the potential energy is U. If it is stretched by 4 centimeter, the potential energy, again same concept, same formula, solve करो. 8th question. Now the spring extend by x on loading. The energy stored by the spring is, if T is tension in the spring and K is the spring constant. एकदम easy concept, एकदम मतलब एकदम easy concept. याद है थोड़ी ही देर पहले एक लास्ट सम में हम लोगों ने कहीं पे ये फॉर्मूला डिराइव किया था, U इक्वल्स टू हाफ एफ स्क्वायर बाय के. वही फॉर्मूला यहाँ पे वर्क होगा. सो हाफ एफ स्क्वायर बाय के इंस्टेड ऑफ एफ यहाँ पे हमें टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट मीन्स एफ के जगह टी डाल दो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, टी स्क्वायर अपॉन 2k. दैट इज ऑप्शन ए. वंस 8th क्वेश्चन इज ओवर, लेट्स मूव ऑन विद द 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में बोला है कि दो स्प्रिंग है ए एंड बी. ऊपर वाला क्वेश्चन कट हो गया. और ए इज़ हार्डर देन बी ऐसे लिख रहा है. यस. और एक चीज़ याद रखो कि अगर कोई स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होती है तो वो हार्ड होती है. तो बाय दैट लॉजिक जो ए है वो हार्डर है कंपेयर टू बी. सो के ए इज़ ग्रेटर देन के बी, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया है. Let WA and WB represent work done in the spring that are stretched to same distance. मतलब x का वैल्यू कांस्टेंट है. ओके मुझे स्टेट करना है. और एक चीज़ है, WA डैश एंड WB डैश आर वर्क डन when these are stretched by equal forces. ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. पहले केस में उन्होंने x को सेम रखा है. तो जब x को सेम रखते हैं तो उनका जो वर्क डन होता है वो है WA एंड WB. बट जब वो फोर्स को सेम रख रहे हैं, दैट इज स्ट्रेचिंग फोर्स, देन वर्क डन है WA डैश एंड WB डैश. तो आपको प्रेडिक्ट करना है दोनों के दोनों केसेस के बारे में. तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. देखो पहली चीज़, पहले केस में आपको क्या बोला है कि x सेम रहने वाला है. बट K एंड KB के बारे में एक और चीज़ बताइए कि K ग्रेटर देन KB, विच इज़ ट्रू फॉर बोथ ऑफ द स्प्रिंग्स. तो अगर आप ये लॉजिक याद करोगे हाफ के एक्स स्क्वायर का, ओके, सो W विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर. x सेम होगा तो इन दिस फर्स्ट केस वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. सिंस KA इज ग्रेटर देन KB है तो वर्क डन A विल बी ग्रेटर देन वर्क डन B. तो ये पहला केस सॉल्व हो गया. सेकेंड केस में क्या करना है, आपको F के टर्म्स में इसको लाना पड़ेगा. तो F के टर्म्स में लाने के लिए वी कुड यूज दैट पर्टिकुलर लॉजिक. K के टर्म्स वाला जो है ना, उल्टा वाला, वो वाला, दैट इज W इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन 2k. तो यहाँ पे F कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है. सो यू कैन राइट W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. सो अगर KA इज ग्रेटर देन KB है तो बाय दैट लॉजिक WA डैश विल बी लेस देन WB डैश. ऐसा एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन B एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ सर्टन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड has a potential energy given by U equals to 20xy by z. The force exerted on it will be what? ये आपको फाइंड आउट करना है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है. देखो अगर आपको ऐसे केस में फोर्स निकालना है तो वो निकाला जाता है माइनस डैबा यू बाई डैबा एक्स आई प्लस डैबा यू बाई डैबा वाई जे प्लस डैबा यू बाई डैबा जेड के से. थोड़ा सा हाई लेवल का कंसेप्ट है बट अभी सम आ ही गया है, मतलब सॉल्यूशन शॉर्ट है इसीलिए बोल बता के रखता हूँ आपको. तो अभी ये डैबा बाई डैबा एक्स क्या है वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ. इट इंडिकेट्स पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जब मैं u को डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं उसको सिर्फ x के टर्म्स में सॉल्व करूँगा. जब u को डिफरेंशिएट करूँगा सिर्फ y के टर्म्स में, u को डिफरेंशिएट करूँगा सिर्फ z के टर्म्स में एंड सो ऑन. तो पहले अगर समझो मुझे u दिया है 20xy बाई z, तो मैं करूँगा डैबा u बाई डैबा x को सॉल्व. करेक्ट. तो डैबा u बाई डैबा x अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये डैबा बाई डैबा x ऑफ 20xy बाई z हो जाएगा. अभी देखो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा z y 20 सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी और वो डेरिवेटिव के बाहर आएगी. तो 20y बाई z हुआ, अंदर बचा डैबा x बाई डैबा x विच इज़ 1. तो आपका जो ये पहला वाला टर्म है ये वाला वो होता है 20y बाई z. बट इफ़ यू नोटिस ये टर्म तो सारे केसेस में अवेलेबल है 20y बाई z.
तो आप पहले टर्म के बेस्ड कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट। ओके, सेकेंड टर्म के रिलेटेड प्रेडिक्ट करना चालू करते हैं, तो सेकेंड टर्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सारी चीज़ें आई गेस साइन के ऊपर डिसाइड होगी देन। तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर साइन माइनस 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 आएगा, तो सारे जगह माइनस 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 एक ही है, तो सी विल बी आंसर। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कैसे लॉजिक लगाया मैंने, इफ़ यू नोटिस माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक टर्म माइनस 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 आ जाएगा, एंड बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक वी कैन राइट इट लाइक दिस माइनस के टर्म्स में, एंड वी आर गुड टू गो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन। तो 11th वाले क्वेश्चन में भी अगेन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with the velocity v equals to ax raised to 3/2 where a is 5 meter per second 5 m raised to ओके। तो a जो है ना a, वो आपको थोड़ा सा यूनिक वे में दिया है उन्होंने, मीटर रेस टू हाफ, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, m है। लेट मी सी कि वेदर वी शुड सॉल्व इट, और ये लेवल क्या आएंगे क्या एग्जाम में, अगर नहीं आएंगे तो वी आर गोइंग टू स्किप इट। वी ए एक्स रेस टू 3/2 देन एक्सेलरेशन, ये m रेस टू हाफ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो मतलब अगर ये 5/√m है तो ये बहुत टफ हो जाएगा, बट अगर ये सिंपली m लिखना चाहते थे और ये आगे का प्रिंटिंग मिस्टेक है, विल सी। अगर समझो a का वैल्यू 5 लिया हम लोगों ने, ओके, देन द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x1 0 और x2 2, कुछ भी करके मुझे फोर्स लेके आना है, बराबर। अभी हाउ कैन आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर माई एडवांटेज। तो जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ma0, दैट इज़ माई इनिशियल एक्सेलरेशन। बट हाउ कैन आई कैलकुलेट ma0? टू गेट माई एक्सेलरेशन और a0 आई नीड टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ dv/dt, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी देखो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ कैन आई डू? I can write it as dv/dx into dx/dt. So this is the method of manipulation, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो ये dv/dx अभी आराम से सॉल्व हो सकता है। रही बात dx/dt की, तो dx/dt v होता है, तो v इंटू dv/dx हो गया। तो अभी dv/dx को सॉल्व करेंगे, बट पहले v को पुट करते हैं। तो v का वैल्यू है ax रेज टू 3/2, पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके डेरिवेटिव के लिए a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x रेज टू 3/2 हो जाएगा, 3/2 नीचे, x रेज टू 3/2 माइनस 1, that is nx n minus 1. So this will become ax 3/2 into a into 3/2 x raised to 2 1/2। ये फ्रैक्शन मैंने सॉल्व किया ऊपर वाला। तो once I am done with it, I will get something which looks like this, that is 3/2 a square। फिर x का देखो पावर क्या है, x का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, सो 3/2 प्लस 1/2। अगर आप उनको ऐड करोगे तो एट द एंड यू विल गेट 3/2 a square x square as your initial acceleration. So now your force will be equals to mass into acceleration, so that will be m into 3/2 into a square x square. Now we can find out work done using the formula of integration f dx, लिमिट 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2, f का वैल्यू पुट किया 3/2 a स्क्वायर x स्क्वायर, देन आफ्टर दैट dx आया। ओके, अभी देखो ये 3/2 ma स्क्वायर, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएंगी। ओके, आफ्टर दैट 0 to 2 x स्क्वायर dx बचा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है इक्वल टू x³/3, देन यू विल यूज अपर लिमिट लोअर लिमिट टू गेट द फाइनल वैल्यू, एंड दैट फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 50 जूल। तो यहाँ पे जो फाई यूज किया है वो बाद में पुट करना है। ए जो है ना, ये ए, इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, इट इज़ एक्चुअली कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू है, इसीलिए ये यूनिट देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है एंड में, तो
तो आपको यहाँ पे 5 स्क्वायर करके पुट करना है। तो सारी चीज़ें पुट करके देखो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर इस गिवन आंसर के साथ मैच हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी बहुत इजी होने वाले हैं क्योंकि मुझे ग्राफ दिया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का और वर्क डन निकालना है। सारी चीज़ों में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर work can be find out using area of triangle and area of rectangle. So that will be area of rectangle plus area of triangle. Area of rectangle is half into base. Base 7 और 3 के बीच में कितना डिजिट्स आता है? 4. फिर ये 2 है, so half, अरे रेक्टेंगल का एरिया लिख रहा हूँ ना, रेक्टेंगल का एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट विल बी 4 इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ। 12 और 7 के बीच में कितने आता है? 5 इंटू हाइट कितना होगा? सो दैट विल बी 2. सो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट इट एज 8 + 5, सो द करेक्ट आंसर विल बी 13 जूल. सेम कंसेप्ट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस वन. सॉल्व करो, गेट फाइनल आंसर. ओके, और बाय द वे आपको x = 35 तक बोला है ना उन्होंने. वेट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको x = 35 तक ही सॉल्व करना है, मतलब पूरा नहीं, आपको सिर्फ इतना रीजन देखना है. तो इतने रीजन का एरिया निकालो, डिवाइड करो उसको मल्टीपल ऑप्शंस में एंड देन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. 14 क्वेश्चन में भी सेम करना है आपको. वेट अ सेकेंड, पहले क्या दिया है? A 10 kg mass moves along. ओके, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन. एक 10 kg का मास है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है. इट्स एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इज शोन इन फिगर. व्हाट इज द टोटल वर्क डन on the mass by the force as mass moves from x = 0 to x = 8. तो मुझे टोटल क्या निकालना है? मुझे टोटल वर्क डन निकालना है. अगर इसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, MCQ टाइप था, एकदम इजी वाला, जिसमें उन्होंने पूछा था व्हाट इज एरिया ऑफ द स्लोप या फिर व्हाट इज एरिया अंडर A एंड S ग्राफ, दैट इज एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया था कि इट इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. अगर आप ये लॉजिक को याद रखोगे तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास. तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे और उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे, सो मास इनटू एरिया विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. तो आपको इनडायरेक्टली यह ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपको वर्क डन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना है. गो अहेड, ट्राई इट ऑन योर ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग. तो ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ. 16 क्वेश्चन में बोला है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग varies with the distance as shown in the figure. If the experiment is performed with the above spring of half length, the line OA, तो लाइन OA का क्या होगा वो पूछना चाहते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. फोर्स का ग्राफ होता है KX, स्प्रिंग का स्टिफनेस सेम रहने वाला है. सो यू कुड से दैट ओके, वेट अ सेकेंड, क्या कांस्टेंट बोला है? परफॉर्म विद द स्प्रिंग ऑफ हाफ लेंथ विद द डिस्टेंस शोन. The force required to stretch a spring varies with the distance as shown in figure. तो ये वाला ग्राफ देख के तो F is directly proportional to x ही लग रहा है. ओके, तो अगर समझो मैंने स्प्रिंग का लेंथ हाफ कर दिया, तो अगर मैं स्प्रिंग का लेंथ हाफ करूँगा तो क्या चेंजेस होंगे? ओके, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो कंसेप्ट आपके बुक में दिया नहीं तो मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट अभी कर देता हूँ. अगर मान के चलो स्प्रिंग का लेंथ L है, तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट दैट इज K इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है. इसका मतलब जितना आपका स्प्रिंग छोटा होगा उतना ज़्यादा स्टिफ होता है, और जितना आपका स्प्रिंग लेंथ में लंबा होता है उतना वो कम स्टिफ होता है. तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है. अगर मान के चलो आप L को हाफ कर रहे हो तो K भी आपका बढ़ जाएगा. अभी आपको ग्राफ पता है बराबर, तो यू कुड से दैट F, अगर मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर समझो L क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो आपका K क्या हो गया? डबल हो गया.
अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप भी डबल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स एफ। यहाँ पे कैसे? एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, बराबर ना। तो अगर एफ इक्वल्स टू के एक्स है, यहाँ पे 2 लिखो तो यू विल गेट डबल द फोर्स ऑफ ओल्ड वैल्यू। डबल द फोर्स मतलब वैल्यू ड्रास्टिकली ज़्यादा बढ़ेगा, एंड वैल्यू ड्रास्टिकली ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्राफ टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द एफ एक्सिस। दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क डन निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आप खुद ट्राई करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ईजी क्वेश्चन है, पढ़ के डर लगता है बट है ईजी। क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant value k. The mass is released from the rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be. एक ब्लॉक था जिसका मास m अटैच था टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग है, इसके लोअर एंड को मास अटैच है, डन। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स के, मतलब स्टिफनेस दी है। द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा, अगर समझो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को मैं रिलीज करता हूँ, ओके, तो लेट अस से कि वो डिस्प्लेसमेंट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑब्वियसली एक्स। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इसके पोजीशन में चेंज हुआ। तो डोंट यू एग्री विथ मी दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान के चलो x है, वही आपको फाइंड आउट करना है कितने से एक्सटेंड हुआ वो, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा ना, समझो जितने से वो डिस्प्लेस होगा उतने से स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। तो f इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। अभी f है वो वेट के वजह से नीचे जा रहा है ना खुद के, तो दैट विल बी एम जी एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक x कैंसिल करो, फिर यहाँ से x निकालना है तो बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, एंड दिस इज हाउ वी गॉट आवर फाइनल आंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।